नमस्कार। आज का टॉपिक है अनौपचारिक एवं औपचारिक संगठन। तो औपचारिक और अनौपचारिक संगठन समझने से पहले ज़रूरी है कि हम ये समझ लें आखिर संगठन कहते किसे हैं। आम बोलचाल की भाषा में तो हम संगठन किसी कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करने को ही कहते हैं। कार्य शुरू करने से पहले उसको अच्छी तरह से नियोजित किया जाए, इसी को संगठन कहते हैं। ऑक्सफोर्ड जो शब्दकोश है उसके अनुसार अगर हम देखें तो उसमें बताया गया है कि संगठन शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का व्यवस्थित ढांचा बनाना या किसी वस्तु का आकार निश्चित करना तथा उसको कार्य करने की स्थिति में लाना। इस तरह से देखें तो इसमें जो संगठन का वो बताया गया है, अर्थ बताया गया है, इसमें 3 तत्व शामिल हैं। एक तो यह कार्य करने की किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। दूसरा, इसमें सहयोग की भावना होती है। और तीसरा, यह कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। और गठन का अर्थ अगर हम देखें तो उसे व्यवस्था से भी संबंधित है। व्यवस्था को भी हम कहते हैं, व्यवस्था बनाने को कहते हैं गठन करना। तो व्यवस्था में विशेष रूप से व्यक्तियों तथा कार्यों को नियोजित किया जाता है। इस तरह से संगठन का आशय अनेक व्यक्तियों की ऐसी स्थिति या ढांचे से है जिसमें वे पहले से निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तथा एक दूसरे को सहयोग देते हुए अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन सुव्यवस्थित रूप से करते हैं। जैसे हमारा शरीर एक संगठन है। इसमें हाथ, पैर, कान, नाक, रक्त संचार आदि की पद्धतियाँ अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए शरीर के सजीव संगठन का निर्माण करते हैं और ये सभी एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यदि एक भी अंग अपना कार्य करना छोड़ दे तो पूरा शरीर उससे प्रभावित हो जाता है। तो इसी तरह से संगठन है। संगठन में जो विभिन्न कार्य हैं, जो विभिन्न अंग हैं, उनको इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वो सभी मिल करके एक संगठन के रूप में निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। उसे ही संगठन के नाम से संबोधित किया जाता है। J.D. मूने ने इसके संगठन की परिभाषा करते हुए कहा है कि एक समान ध्येय की प्राप्ति के लिए बनने वाले प्रत्येक मानवीय समुदाय का ढांचा संगठन है। और इसी कड़ी में ग्लैडन ने भी कहा है कि संगठन से तात्पर्य है किसी उद्यम में लगे हुए व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की ऐसी प्रतिकृति बनाना जो उद्यम के कार्यों को पूरा कर सके। तो अगर इनका हम विश्लेषण करें तो इससे जो परिभाषाएं हैं, अगर विश्लेषण करें तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि संगठन एक प्रशासकीय ढांचा है और दूसरा ये हम कह सकते हैं कि संगठन में मानव संबंध होते हैं। तो इन दोनों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि वो निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना अधिकतम संभव सहयोग प्रदान करते हैं। अब संगठन 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक संगठन और दूसरा अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन को यांत्रिक संगठन, इंजीनियरिंग संगठन, संरचनात्मक कार्यात्मक संगठन के नाम से भी जाना जाता है। और जो अनौपचारिक संगठन है उसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन और मानवतावादी संगठन भी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर हम दोनों प्रकार के संगठन, जो औपचारिक संगठन है और दूसरा जो अनौपचारिक संगठन है, दोनों को एक एक करके हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो जो औपचारिक संगठन है उसके अगर हम लक्षणों की बात करते हैं कि उस औपचारिक संगठन में क्या क्या लक्षण होते हैं, तो उसमें सबसे पहला तो ये होता है कि ये जानबूझ करके बनाया जाता है और इस संगठन में प्रत्यायोजन को ध्यान में रखा जाता है और इसमें व्यक्ति का नहीं बल्कि पद और कार्यों का इसमें विभाजन किया जाता है।
और इस संगठन में प्रत्येक स्तर पर जो स्थिति हो, अधिकार और उत्तरदायित्व को परिभाषित कर दिया जाता है और उनकी व्याख्या कर दी जाती है कि किस पदधारी व्यक्ति को क्या कार्य करना होगा। उसमें व्यक्ति को नहीं बल्कि पद को कार्य और स्थिति, अधिकार, उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। और जो औपचारिक संगठन होते हैं उसको औपचारिक रूप से जो चार्ट बनाया जाता है संगठन का, उसमें दिखाया जा सकता है कि कौन से पद पर कौन है और उस पद के क्या दायित्व हैं। इसमें आदेश की एकता और कार्य का विभाजन भी पद सोपानात्मक व्यवस्था के रूप में स्पष्ट रूप से किया जाता है। अब हम इसके औपचारिक संगठन के लाभ की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि इसमें जो आपसी मतभेद होते हैं उनका अंत हो जाता है। अधिकार और उत्तरदायित्वों के स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दिए जाने के कारण आपस में कर्मचारियों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। उन्हें पता होता है कि हमको हमारे अधिकार और दायित्व क्या हैं। और औपचारिक संगठन में कार्यों का दोहराव भी नहीं होता है, क्योंकि सभी के कार्य इसमें पूर्व निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं। इसमें उत्तरदायित्वों में अंतर का अभाव होता है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों के उत्तरदायित्व निश्चित पहले से ही होते हैं, इसलिए उनके मध्य ऐसा कोई भी संघर्ष या उसकी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। और दूसरी इसके एक लाभ भी होता है कि इसमें टाल मटोल की भावना का भी अंत हो जाता है। सभी को पता है कि मुझे ये कार्य करना है, क्या मेरा ये उत्तरदायित्व है। तो वो कर्मचारी ये नहीं कह सकता कि अरे उसने कर लिया होगा, या मैंने सोचा उसने कर लिया होगा, या वो कर लेगा। इस तरह की भावनाएं नहीं होती। टाल मटोल की भावना जो है ख़त्म हो जाती है इसमें। और चूँकि एक इसका ये भी लाभ है कि जब निर्धारित होता है किसको क्या कार्य करना है, तो इससे उद्देश्यों को प्राप्त करना भी सरल हो जाता है। सभी अपना कार्य समय पर करते हैं, तो उससे समय पर अपना काम भी समाप्त हो जाता है। एक अगला लाभ ये भी है इस औपचारिक संगठन का कि किसी एक व्यक्ति का अत्यधिक महत्व नहीं होता, बल्कि सभी का अपना इम्पोर्टेंस होता है। सभी के कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर अपने कार्य को पूरा नहीं करता है तो उससे पूरा संगठन प्रभावित हो जाता है। अगला लाभ ये भी है कि इसमें पक्षपात नहीं होता है। इसमें पक्षपात का एक तरह से समाप्त हो जाता है। और सुरक्षा की भावना भी होती है, क्योंकि जिसको जो कार्य दिया जाता है वो कार्य अपना करता है। दूसरे के अधिकारों पर हाथ नहीं डालते हैं, उनका शोषण नहीं करते हैं। सबको पता है कि किसको क्या कार्य और उत्तरदायित्व है। तो लाभ तो हैं, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं औपचारिक संगठन के, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। पहला तो यह है कि इसमें पहल शक्ति की जो भावना होती है व्यक्ति में, वो समाप्त हो जाती है। औपचारिक संगठन का सबसे बड़ा दोष यही है कि उपक्रम में व्यक्ति सोचता है कि जब मुझे जो काम सौंपा गया है मैं कर रहा हूँ और से मुझे मतलब नहीं है, उसमें आगे आकर के कार्य करना नहीं चाहता है। दूसरा ये दोष है कि इसमें अधिकारों का स्वहित में भी प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार के संगठन में अधिकारी कई बार अपने अधिकारों को अनावश्यक रूप से अपने ही हित में प्रयोग करने लगते हैं। और एक ये दोष भी है कि संगठन की मान्यताओं एवं भावनाओं की उपेक्षा। इस प्रकार के संगठन में जो कार्यरत व्यक्ति होता है सामाजिक संगठनों की मान्यताओं और भावनाओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते। वो तो कहते हैं मुझे जो काम दिया गया है मुझे वही करना है बस। और ये औपचारिक संगठन यंत्रवत रूप से काम करते रहते हैं। ये नीतियों को, नियमों को ज़्यादा महत्व प्रदान करते हैं। और दूसरा एक ये भी इसकी हानि है कि औपचारिक संगठन अनौपचारिक संप्रेषण में बाधाएं उपस्थित करता है। कहते हैं मैं क्यों बताऊं, क्या मेरा काम है किसी को कुछ बताना। तो इस तरह से संप्रेषण के मार्ग में बाधाएं उपस्थित करता है। तो इस तरह से देखा हमने औपचारिक संगठन किसे कहते हैं, उसके क्या लक्षण हैं, लाभ क्या हैं और उसके दोष क्या हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके दूसरी तरफ जो दूसरा संगठन है, जिसे कि अनौपचारिक संगठन के नाम से जाना जाता है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक संगठन उस समय अनौपचारिक माना जाता है जबकि अंतः व्यक्तिगत संबंधों का समूह अनजाने में संयुक्त उद्देश्य के लिए स्थापित हो जाता है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अनौपचारिक संगठन है वो व्यक्तिगत समूह बन जाते हैं और उसमें वो अपने अपने उद्देश्यों के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो ये कहते हैं औपचारिक संगठन द्वारा आवश्यक या स्थापित नहीं किया जाता है, लेकिन ये अपने आप ही संगठन में उपस्थित हो जाते हैं। जोसेफ एल मैसी ने भी कहा है कि ऐसे किसी मानवीय समूह की प्रतिक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया है अनौपचारिक संगठन को, जो स्वयं तथा प्राकृतिक रूप से समय की लंबी अवधियों में उत्पन्न होती है। ऐसे अनौपचारिक संगठन इस कारण भी निर्मित हो जाते हैं क्योंकि व्यक्ति एक कठोर कार्यात्मक ढांचे में बांधा नहीं जा सकता जब तक कि उसे सामाजिक रूप में महत्वहीन प्राणियों के स्तर तक न पहुंचा दिया जाए। तीसरे से हमने देखा कि जो अनौपचारिक संगठन है वो अपने आप उत्पन्न होता है, उससे निर्मित नहीं किया जाता। और एक व्यक्ति जब लंबे समय तक अपने संगठन में कार्य करता है तो कार्य करते करते अपने आप ही ये उत्पन्न हो जाते हैं। इसे मानवतावादी अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये भी माना जाता है इस प्रकार के संगठन में कि व्यक्ति कोई जड़ नहीं है बल्कि वो सजग व्यक्तियों का समूह है। इसलिए उसमें अंतर्वैयक्तिक संबंधों का जो उत्पन्न होना स्वाभाविक है, एक यांत्रिक मशीन नहीं है। तो अनौपचारिक संगठन की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हम इसमें बता सकते हैं कि लक्षणीय विशेषताओं में कि ये अपने आप उत्पन्न होता है, इनकी स्थापना नहीं की जाती बल्कि अपने आप उत्पन्न होता है। और ये व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए बनाया गया सामाजिक ढांचा है। और जो चार्ट बनता है औपचारिक संगठन का उसमें अनौपचारिक चीज़ों का कोई भी स्थान नहीं होता। अगर हम सोपानात्मक क्रम की बात करें तो अनौपचारिक संगठन किसी एक स्तर पर नहीं बल्कि सभी स्तरों पर विद्यमान होता है और ये रीति रिवाज, पारस्परिक संबंध और सामाजिक समूहों की आदतों से विकसित होता है। और इस संगठन की एक मान्यता है कि सांगठनिक व्यवहार बड़ा जटिल होता है और इसमें मानव जीवों पर चारों ओर से दबाव डालने वाले प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए संगठन की समस्याओं का विश्लेषण करने तथा उनका समाधान करने के लिए मनुष्य की बहुमुखी प्रकृति को समझना अति महत्वपूर्ण है। तीसरे से हमने देखा कि अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के कार्यों को अधिक प्रभावित करता है। ऐसे संगठन के सदस्य प्राय अपने प्रमाप खुद निर्धारित कर लेते हैं और अपने सामूहिक हितों की खोज करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और अपने जो उद्देश्य होते हैं उनके उसकी प्राप्ति वो करने का प्रयास करते हैं। वो संगठन के